अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 की अक्सरियत पर नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली और PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गया। अब ये मखसूस नशिस्तें पहले की तरह जैसे इस वक्त है नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास ही रहेंगी। इसी हवाले से आज हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, आप माहिर कानून और एडवोकेट ज़फ़र तारड़ साहब ने। तो हसन रज़ा पाशा साहब, ये जो बहुत अरसे से फैसला मुतवक्को था, बहुत लेट हो गया, बिल आखिर ये फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 6-7 की अक्सरियत पर नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी उन को मंजूर कर लिया और PTI जो है ये मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। कैसे देखते हैं ये फैसला, किस कदर मुतासर करेगा हमारे सियासी निज़ाम को, और आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी निज़ाम को तो ये बड़ा डिस्टर्ब करेगा और देखने में ये आ रहा है कि ये जो नशिस्तें दी जा रही हैं जो हुकूमती इत्तेहाद को, जिनमें कुछ अपोजिशन की पार्टियां भी हैं, मसलन मौलाना फजल रहमान साहब की JUI को भी सीटें जा रही हैं, तो ये बिल्कुल आइन में कहीं ऐसे जिक्र नहीं था कि जिन लोगों को उस तनासब से सीटें नहीं हैं तो वो उनको नशिस्तें जो हैं वो दी जाएंगी। ये मेरा ख्याल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपील में फैसला करते हुए उसको अनडू कर दिया और नज़रसानी की जो दरख्वास्तें थी हुकूमती इत्तेहाद की वो मंजूर हो गई। और आपको ये भी पता है कि नज़रसानी की दरख्वास्तें 99% मंजूर नहीं होती हैं और वो वही फैसला होता है जो पहले फैसला कर चुके होते हैं। ठीक है। चूँकि ये 26वीं तरमीम के बाद बेंच में तब्दीली आई और आईनी बेंच के रूबरू ये पेश हुई, तो उनमें यकीनी तौर पे कुछ ऐसे मामलात थे जिनको पहले फैसले में मद्देनजर नहीं रखा गया। उस चूँकि आपने ये जो 16-17 पेशियाँ हुई हैं। जी। अच्छा, एडवोकेट ज़फ़र साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 की अक्सरियत पर नज़रसानी जो दरख्वास्तें थी उनको मंजूर कर लिया है और PTI जो है मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है? जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम जजमेंट है और बहुत ही अहम दिन है। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली जो PTI है उसको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होगा और ये मैं समझता हूँ इंतशार की तरफ जाएगा मामला। मैं गुजारिश करता हूं कि जब हम बतौर कानून का तालिब इल्म हम स्टडी करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या इलेक्शन लॉज को हमने पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये मैं समझता हूँ ये अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं तो नहीं समझ रहा इसको फैसले को, मेरी अपनी एक ओपिनियन है। अच्छा, इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि मोस्टली ये होता है कि जो जज फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, जिस अदालत ने जो फैसला किया हो पहला, वही जजेस जो हैं वो नज़रसानी या रिव्यू पिटिशन में जो है ना उसकी हियरिंग करते हैं। अगर कोई जज उसकी किसी की रिटायरमेंट हो जाती है या अदरवाइज़ किसी वजह से वो अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौजूद नहीं होते, तो उनकी जगह पे नए बेंच में जजेस को शामिल किया जाता है। यहाँ पे मामला मुख्तलिफ था। जो पहला फैसला था जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अनड्यू किया और आज जो है वो उस वक्त फैसला 13 जजेस का था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और आज जो है वो 12 जजेस का है। मैं गुजारिश इसमें करता हूं कि जितने जजेस ने फैसला किया हो उतने ही जजेस रिव्यू भी करते हैं। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला अनडू किया है और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को रिस्टोर किया है। तो इसमें एक तो जो हमारा पार्लियामेंट था और जो हमारी सूबाई असम्बलीज थी उसकी जो रिजर्व सीट्स थी वो कितनी देर से वो पेंडिंग पड़ी हुई थी और सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी KPK की असम्बली से या KPK से जिन्होंने इलेक्ट होना था वो इलेक्ट नहीं हुए थे और जो स्पीकर का अपना चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन वो भी उसके बगैर हुआ। तो जो वो प्रोसेस था वो हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो पहले जजेस थे वही जजेस सुनेंगे। 2021 में भी फैसला आया, 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, 2025 में भी फैसले,
कि जो जजेस पहले केस सुनते हैं वही रिव्यू, यानी उसे यूं कह लें कि जो पहली नज़र देखता है वही दूसरी नज़र देखता है। सही। तो मैं तो समझता था कि ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू को अनडू नहीं करेगी। सही। यानी कि रिव्यू हमारा जो है वो खारिज करेगी और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का असद रज़ा पाशा साहब से पूछते हैं। असद रज़ा पाशा साहब, जो नुक्ता उठाया है जफर तारड़ साहब ने, आप क्या कहते हैं कि वाकई उन्हीं जजेस को दोबारा देखना चाहिए, इतनी तादाद में ही होने चाहिए? आपका क्या इस बारे में राय है? बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया। जब 26वीं तरमीम से पहले जो सूरत हाल थी वो तो बिल्कुल ऐसी ही थी। वही जजेस, उन्हीं जजेस का बेंच होता था जो कि ओरिजिनल फैसला करते थे। ठीक है। और अगर उनमें कुछ नहीं रह गए, रिटायर हो जाते हैं, तो उनमें से एक या दो जो भी जजेस मौजूद हैं वो यकीनी तौर पे उस बेंच का हिस्सा होते थे। ठीक है। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट हो गई और सिनेरियो चेंज हो गया। वो इस तरह से हुआ कि इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील दे दी गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था ये, तो लिहाजा ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं सुनना था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 10, 12 या 14 जजेस जो भी मुकर्रर किए गए थे उन्होंने ही फैसला सुनाना था और हेयरिंग भी उन्होंने ही करनी थी। तो इसलिए 26वीं तरमीम के बाद जो फुल बेंच बनता है वो यही बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फुल बेंच है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अगर पहले सूरत हाल जो जिस तरह थी तरमीम से पहले वो बिल्कुल दुरुस्त ऐसे ही था, लेकिन अब ये बात लागू इस पे नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के बाद। सही सही जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जफर तारड़ साहब, एक नुक्ता जो हसन रज़ा पाशा साहब ने भी उठाया है कि जिन पार्टियों के पास तादाद नहीं है उसी तनासब से जो है वो उनको सीटें नहीं दी गई मखसूस, बल्कि ज़्यादा दी गई हैं। तो ये भी एक नुक्ता है, क्या इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? ये भी मौजूद बहस बन सकता है। देखिए, अगर इसमें बाद अज़ां कोई पार्टी आती है, कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, और इसमें मैं एक गुजारिश सिर्फ ये करना चाह रहा था कि जो रिव्यू पिटिशन होती है ना वो एपलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की एपलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है जो नीचे से ऊपर केस आते हैं। तो ये नीचे से ऊपर नहीं आया, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की रिव्यू पिटिशन थी। ये उन्हीं जजेस को डिसाइड करना चाहिए था जो जजेस पहले थे। एक इसमें, दूसरा इसमें जो बहुत सारी पार्टीज ऐसी ही हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में ना होने के बराबर सीट्स जीती हैं। अब जितनी सीट्स उन्होंने जनरल इलेक्शन में नहीं जीती उससे ज़्यादा उनको अपना रिजर्व सीट्स दी जा रही हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी अगेंस्ट लॉ है। सही। मैं समझता था कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, और जो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी चीज़ अप नहीं होनी चाहिए थी। मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये मतवक्के फैसला लग रहा था मुझे, क्योंकि जजेस की जो ओपिनियन आ रही थी, जजेस के जो रिमार्क्स आ रहे थे, उससे मुझे लग रहा था। और उसमें जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसने पंजाबी में कहते हैं ना कि वक्त भी बड़ा किया। उन्होंने पहले इलेक्शन लॉ को अमेंड किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए, यानी 2017 के लॉज को भी अमेंड किया। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हालांकि उन्होंने वो आए थे अपनी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, उनको क्लैरिटी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो भी दे दी, और इतनी देर तक ये रिव्यू पिटिशन पेंडिंग रही। और जो आपका पार्लियामेंट है, जो आपकी सूबाई असम्बलीज है, उनकी रिजर्व सीट्स वो खाली रही, वेकेंट रही। इस तरह नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, ये जो तनासब से ज्यादा सीटें मिल गई हुई हैं, पहले भी मिली हुई थी, लेकिन चूंकि आज फैसला होने के बाद वो इसी तरह ही रहेंगी, तो क्या इस मामले को भी चैलेंज किया जा सकता है? मौजूदा कानून के मुताबिक ये कानून की खिलाफ वर्जी है? अली साहब, मैं नहीं समझता। रिव्यू एक लास्ट रिजॉर्ट था जो कि लिया गया और उसमें फैसला आ गया। अब तो कोई और फोरम रहा नहीं है कि जिस फोरम पे जाके आप मजीद इसकी रिव्यू नहीं हो सकती, और ना ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक कोई प्रोविजन है। लिहाजा जो फैसला हो वो आ गया, और आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि वो बाइंडिंग है सब पे। सही, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा एडवोकेट जफर तारड़ साहब, फिर ये इसका रिव्यू अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कहीं भी रिव्यू के लिए नहीं जा पाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि रिव्यू में आएंगे, रिव्यू तो नहीं हो सकता, ये लास्ट था। मैं इसमें गुजारिश ये कर रहा कि अदरवाइज कोई पिटीशन आ जाती है कि जितने तनासब से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो जनरल इलेक्शन में 5% से कम सीट्स जीतेगा उनको कोई सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। सही। तो ये पिटीशन अगर कोई नई आती है सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, तो मैं समझता हूँ मेरे राय के मुताबिक तो फाइल हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो या हाई कोर्ट है वो किसी भी पिटीशन को इस ग्राउंड पे नहीं रिजेक्ट कर सकता कि ये आपकी मेंटेबल नहीं है। तो उस पे आर्गुमेंट होंगे, बोथ साइड से होंगे। जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन होती है वो जितनी जिसकी हो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इलेक्शन लॉज के मुताबिक वो होनी चाहिए, उसके ऊपर किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, जैसे एडवोकेट जफर तारड़ साहब कह रहे हैं किसी दूसरे तरीके से अगर कोई पिटीशन आती है तो इस मौजू के ऊपर दोबारा को बहस मबासा हो सकता है और फैसले के ऊपर कोई किसी तरीके से भी दोबारा तब्दीली हो सकती है। देखिए, ये जो स्पेसिफिकली इन रिजर्व सीट्स का फैसला अभी रिव्यू की सूरत में आया है, इसमें तो चेंज नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि एकेडमिकली कोई आर्गूमेंट्स हों, डिस्कशंस हों और उस पर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए, लेकिन वो इस केस पे बाइंडिंग हैसियत नहीं रखेगी। वो जाहिर है लार्जर बेंच तो होगा नहीं, फुल बेंच भी नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 3 जजेस भी बैठ सकते हैं, 4 भी, 5 भी। इट डिपेंड्स सीनियर जज वो बेंच की तश्कील किस तरीके से करते हैं। वो केस टू केस वेरी करता है कि उस केस की नोयत और अहमियत देख के बेंच की तश्कील होती है। तो जाहिर है वो उसको केस को देखेंगे तो एकेडमिकली मेरा ख्याल है उसकी सिग्निफिकेंस कोई होगी, लेकिन इस केस के जो नताइज हैं उस पर शायद असरअंदाज ना हो सके। अच्छा एडवोकेट जफर तारड़ साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बना है, इसका कोई भी फैसला होता है तो वो कहीं भी चैलेंज हो सकता है, कानून क्या कहता है? देखें जी, ये तो बनाई इसलिए गया है कि कहीं पे चैलेंज ना हो, और इससे जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसने कॉन्स्टिट्यूट करना होता है बेंच, और उसी ने जो 175A है उसके तहत जुडिशल कमीशन में बन जाना होता है, जजेस को अपॉइंट भी उन्होंने करना होता है। तो मैं तो नहीं समझता ये किसी भी तरह जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसके कोई अगेंस्ट ऐसा जजमेंट दें कि जिससे वो सारे का सारा सिस्टम जो है ना वो डिमोलिश हो जाए। मैं तो नहीं समझता किस तरह को कोई मतवक्के हो क्योंकि ये जैसे यूं समझ लें कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है जो 26वीं आईनी तरमीम है। मैं समझता हूँ जो आपका हर इदारा था वो अपनी अपनी डोमेन में रहता तो वो बेहतर था। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बड़ी अहम फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अकॉर्डिंग यानी एग्जीक्यूटिव जो अपने अख्तियारात यूज़ करती है, सुप्रीम कोर्ट अपने अख्तियारात यूज़ कर, और इंतज़ामिया जो अपने। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है वो जजेस लगाएगी, जजेस को अपॉइंट करेगी, जुडिशल कमीशन में मेंबर्स को बढ़ाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंचेस है वो बनाया गया। तो मैं तो इस मामले में कहता हूँ कि कोई भी मतवक्के फैसला सिटिंग गवर्नमेंट के मुताबिक अगेंस्ट नहीं आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, ये मखसूस नशिस्तों वाला केस है जिसका आज फैसला आ गया है, तो अदालती तारीख में इस फैसले को कैसे देखा जाएगा? देखिए, ये तो जो तारीख है वो बताएगी कि इस फैसले की क्या है। बहरहाल ये फैसला याद रहने वाला है और इसके बाज़ गश्त दहाइयों तक मुल्क में रहेगी, क्योंकि एक चीज़ बहरहाल ऐसी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं था कि पहले तो चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं कि पार्लिमानी पार्टी की तारीफ में कौन सी आती है और आज़ाद अरकान को किस साइड पे जाना चाहिए था, किस पार्टी को में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए थी। एक इब्तदाई गलती हुई आज़ाद अरकान से कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी हैसियत पार्लिमानी पार्टी के तौर पे नहीं थी। आपने ये भी देखा कि PTI में मसलन बैरिस्टर गौर अली खान साहब या उमर अयूब जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, वो तहरीक इंसाफ में ही रहे, लेकिन बाकी को उन्होंने कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्या हुआ कि उसके जो चेयरमैन जो सरबराह थे वो भी अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और ये वो बुनियादी एक गलती थी जिसका खमियाजा अब
भुगता जा रहा है। अगर वो उस वक्त फैसला कर लेते, पीटीआई में ही शामिल हो जाते, या उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि एक और पॉलिटिकल पार्टी मुत्तहिदा में से अमल, उसको भी इन्होंने किया था कि इसमें शायद जाए, वो किसी रीजन किसी वजह से वो उसमें नहीं हो सका। उसकी पार्लिमानी थी, एक मेंबर उनका बन चुका था। तो ये गलतियां जो थी उस वक्त की क़यादत की, वो शायद आड़े आ गई और उसकी वजह से ये फैसला हुआ। लेकिन आइन और इलेक्शन एक्ट में ये कहीं भी जिक्र नहीं था कि ये सीटें अगर इनको नहीं मिलनी तो फिर किधर जाएंगी। और ये किधर जाने वाली जो अब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई थी, ये एक ऐसी चीज है जिस पे ऑब्जेक्शंस आते रहेंगे। और ये बात बनती है एक ऑब्जेक्शन करने वाली कि उनको किस हैसियत से आपने सीट्स एलोकेट कर दी, जबकि उस जिस तनासब से उन्होंने सीटें जीती थी उसका वो फरूट पहले खा रहे हैं और वो रिजर्व सीट्स वो जाय कर रहे हैं, और ये सीट्स उनका हक नहीं बनती थी। अब ये आइन भी यहाँ पे खामोश था और इलेक्शन एक्ट भी यहाँ पे खामोश था, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हुए इस बेंच ने ये फैसला किया। बहरहाल ये चीज़ एक अपनी जगह पे अहमियत की अमल है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़फ़र तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह इस बुनियाद के ऊपर ये चैलेंज किया जा सकता है, जैसे हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं कि ऐसी यानी सीटें मखसूस दे दी गई कि जिनका हक नहीं था, जिनका हक था उनको नहीं मिली, उसमें उनकी गलती भी उन्होंने देखी। ये भी ज़रा बता दें कि जो बुनियादी तौर पे गलती हुई है कि ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया गया कि जिसकी अपनी पार्लिमानी हैसियत नहीं थी, तो क्या ये जिनकी पार्लिमानी हैसियत नहीं होती है बाद में अगर कोई इलेक्टेड लोग उसके अंदर शामिल हो जाए तो उनकी पार्लिमानी हैसियत बन जाती है कि नहीं बनती? अच्छा, दो चीज़ें मैंने आपसे गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये 13 जनवरी 2024 वाला फैसले का तो सलसल है जो आज आया, तो क्या अगर पीटीआई को पार्टी के टिकट्स को तस्लीम कर लेते अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पार्टी मौजूद थी, या तो पार्टी को नल एंड वाइड कर देते, पार्टी मौजूद थी तो फिर उनके टिकट्स क्यों नहीं लिए गए, उनके निशानात को क्यों अलग किया गया, उनको आज़ाद क्यों डिक्लेयर किया गया, और उससे बाद में फिर एट द 11th आवर्स जब उन्होंने चेंज किया, बल्लेबाज को टिकट जमा करवाया, तो उस पार्टी को भी मतलब यूँ समझे कि उन्होंने कहा कि ये भी आपके काबिल कबूल नहीं है। यानी कि ये सारा का सारा जो है वो एक जैसे वो बांध दिया गया, अपाज कर दिया गया ना एक पार्टी को, पार्टी को रहने दिया गया और बाकी सारे मामलात को। और मैं तो आई विटनेस हूँ इन चीज़ों का। जब नॉमिनेशन पेपर हो रहे थे तो नॉमिनेशन पेपर जो है वो उनको जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे थे। पता है मुश्किल, अगर वकला कम्युनिटी मेरे ख्याल से अगर सपोर्ट ना करती पीटीआई को तो मेरे ख्याल से इनके जो जितने कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइल हुए थे वो भी ना होते, या सिविल सोसाइटी सपोर्ट ना करती। तो मैं समझता था, या मीडिया उस वक्त काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, मीडिया ने भी। मैं समझता हूँ कि ये अगर उनको उनके निशानात अलग भी किए जाते, लेकिन उनको क्योंकि पीटीआई मौजूद थी, पार्टी मौजूद थी, उनको पार्टी ही समझा जाता, उनको उनकी जो एफिलिएशन थी उनको तस्लीम किया जाता, तो ये जो ड्रॉबैक्स है ये ठीक है। ये तो चले गलती हो गई है जो भी मामला था। अब इसको चैलेंज किया जा सकता है जिस बुनियाद पे हसन रज़ा पाशा साहब कह रहे हैं कि ये चूंकि जिनको ये सीटें दी गई हैं उनको तनासब के एतबार से बनती ही नहीं है, तो किस बुनियाद पे और किस कानून के तहत ये सीटें? यही तो मैंने पहले कहा है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कि आप जो भी नेशनल असम्बली का जब इलेक्शन होता है या प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन होता है, कोई भी जनरल इलेक्शन होता है, उसमें जो भी पार्टी 5% से कम सीट्स लेती है जनरल इलेक्शन में, उसको तो सीट्स दी नहीं जाती। तो फिर ये क्यों सीट्स दी जा रही हैं? ये बांटी जा रही हैं, फ्री में मिल रही हैं। तो ये कह मैं ये अगर इस बुनियाद पे कोई पिटीशन आती है तो मैं समझता हूँ कि वो मेंटेनेबल है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं या बेंचेस हैं वो उनको डिसीजन देना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बिल्कुल ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसको चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, आप क्या समझते हैं जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, ये जमहूरी रवायात के ऊपर किस तरह मुतासर होगा और आइंदा आने वाले इलेक्शंस के ऊपर भी इसके कोई असरात हो सकते हैं? देखें, जमहूरी रवायात हमारे मुल्क में इस तरह नहीं पनप सकी जिस तरह होनी चाहिए थी।
पै दर पै आमरीत के जो बादल मंडलाते रहे मुसलसल जी, उसने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इसमें कोई दूसरी राय ठीक कह रहे हैं। अब जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादें इतनी कमज़ोर है कि जो उस पे जो इमारत खड़ी होगी वो इतनी मजबूती से कायम नहीं रहेगी। सही। और ये चीज़ जो है इसको सोचना चाहिए, और जो पहला पत्थर है, जो पहली जो आपने बुनियाद रखनी है वो बुनियादी जमहूरियत पे रखनी है। सही। और वो है लोकल गवर्नमेंट्स की तशकील। सही। आपको याद होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स बनी भी और फिर पंजाब में देखें आप, उसको ख़त्म कर दिया गया। जी बिल्कुल। सिर्फ 1 साल या 1.5 साल चली ख़त्म क्यों कर दिया जी? अब अलमिया ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना नया एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जी बिल्कुल, वो बार तब्दीलियां हो रही हैं इसमें, सही कह रहे हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक वो बना देते हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक बना देते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होके सोचना चाहिए, और ये इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइज होती है अल्टीमेटली जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होती है। और जमहूरियत के लिए जब कोई चीज़ नुकसानदेह होगी तो वो मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ज़फ़र तारड़ साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठाया है हसन रज़ा पाचा साहब ने कि ये बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से कोई भी सीरियस नहीं है, और ये बात ठीक है, जो भी आता है वो ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस पैदा करता है कि वो बिल्कुल असर पजीरी बल्दियाती हुकूमतें तो बनती नहीं है, बने तो उनकी कोई असर पजीरी नहीं। देखें, गुजारिश ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कहा था कि हम आने वाले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हम इसमें 141A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है, और पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट लोकल गवर्नमेंट था वो मुशर्रफ दौर में था। उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक जो राइट्स हैं वो जो ग्राउंड्स पे दिए गए थे, जो डोर स्टेप पे दिए गए थे। तो उसके बाद ये जो हमारी जमहूरी गवर्नमेंट्स हैं वो जिस तरह की भी हैं, जैसे भी आई हैं और क्यों आई हैं, तो ये अब अगर बात की जाए कि ये इनको पंजाब की ही बात की जाए, इनको सूट ही नहीं करता, क्योंकि किसान जो है, किसान की जो अजनास है ऑलमोस्ट किसान रुल गया। बिल्कुल ठीक है ज़फ़र साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा सर मुझे बात प्लीज। और महंगाई वो जो कहते हैं कि सिंगल डिजिट पे आ गई है, मैं गिनवा सकता हूँ कि कोई चीज़ मुझे ये बता दें कि जो 2-3 साल में सस्ती हुई। सही, ठीक है। गंदम सस्ती हुई है, आटा महंगा, चीनी महंगी, एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, फिर एक्सपोर्ट की, ये सारी चीजें, और घी महंगा हुआ है, पेट्रोल जो है उसकी लेवी को हमने, मेरी सिर्फ ये सूट नहीं ना करती। इसलिए अगर ये बाय इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, और पंजाब में तो जैसे अगर आधा 50% भी फेयर इलेक्शन हो, तो मैं तो नहीं समझता कि ये इस गवर्नमेंट को कोई सीट्स मिलेंगी या लोग सपोर्ट करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया एडवोकेट ज़फ़र तारड़ साहब। हसन रज़ा पाचा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।